अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरे सामने डेफर टैक्स का क्वेश्चन मौजूद है। एग्जैक्ट अटैम्प्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सर डेफर टैक्स का एक अच्छा सवाल है। आए ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जनाब। ये कह रहे थे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑफ लक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। देखिए 2020 का डिस्क्लोजर बनाना है हमने, ठीक है जी। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1270, ठीक है जी। तो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर मेरे पॉइंट नंबर 2 आ रहा है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड्स द टैक्स डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है सर ड्यूरिंग द पीरियड मेरा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स के डेप्रिसिएशन से ज़्यादा है। देखिए जब भी मेरा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब मेरा अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, मेरा टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा। एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जनाब लास्ट ईयर हमारा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन से 150 मिलियन ज़्यादा था। लास्ट ईयर 150 मिलियन ज़्यादा था, इस साल 100 मिलियन ज़्यादा है। इसका मतलब है पिछले 2 सालों से कंटिन्यूसली अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स के मुकाबले में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है जी। फिर अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन शामिल है। बाखुदा जब भी ऐसी एडजस्टमेंट आए उसको इग्नोर करना है, क्योंकि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो या नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो दोनों पीएनएल में जाती हैं, ठीक है जी। तो दोनों पे टैक्स रिलीफ भी पीएनएल में ही क्रिएट होना चाहिए। तो सर आप इसको टोटली इग्नोर करके चलना कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना है, ठीक है। हमारे लिए इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो या नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो दोनों अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के तौर पे काउंट होती है, ठीक है जी। फिर वो कह रहे भैया आप 31 दिसंबर पे हो, मौजूद हो, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं 1 जनवरी 2019 की, 2 साल पहले की। 2 साल पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट वाज 500 मिलियन मोर देन टैक्स बेस। वो कह रहा है 2 साल पहले की अमाउंट बता रहा हूं, 2 साल पहले की, ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी सर, ये मेरे पास पीपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ गई, ठीक है जी। एक काम करते हैं जनाब, हम लेके चलते हैं जनाब, मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है 1270 रुपए का। कुछ चीज़ें मैं इधर ऐड करूंगा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ से लेस करूंगा, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स वाले के मुकाबले में 100 मिलियन ज़्यादा है। तो जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज़्यादा है वो आप ऐड बैक कर दें, क्योंकि एफबीआर नहीं मानता इसको। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का एक्सेस कितना जी? 100 मिलियन, ठीक है। एक काम करते हैं जनाब, हम एक छोटी सी वर्किंग बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम करेंगे पर्टिकुलर्स, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, डेफर टैक्स, ठीक है। ये मेरे पास होगा फॉर द एंटायर 2019, ठीक है जी। इसी तरह एक छोटी सी वर्किंग में बनाऊंगा 2020 के लिए, पर्टिकुलर्स, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और डेफर टैक्स, ठीक है। बताएं सर मेरे पास लास्ट ईयर के स्टार्ट पर, 2019 के स्टार्ट पर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के बीच में डिफरेंस था। कितने का डिफरेंस था? 500 रुपए का। कितने का? 500 रुपए का। अब देखिए मैं आपको 2 तरीके सिखा सकता हूं, या तो आप एक काम करो डमी अकाउंट्स बना लो, ठीक है, डमी अकाउंट्स बना लो, ठीक है, बना देते हैं सर डमी अकाउंट्स। बोर्ड पे देखिएगा मैं एक वर्किंग बना रहा हूं एडिशनल। मैं कह रहा हूं जी मेरे पास कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का 1 जनवरी 2019 को। मिसाल दे रहा हूं, रफ फिगर्स ले रहा हूं, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा। अज्यूम करो कैरिंग अमाउंट 3000 था, अज्यूम करो टैक्स बेस 2500 रुपए था, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी टैक्स बेस के मुकाबले में, ठीक है। फिर ये कह रहा है भैया हमारे पास 2019 का डेप्रिसिएशन आया, ठीक है जी। हमारी डेप्रिसिएशन था 450, मिसाल ले रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं सर ये था 300। सर आपको कैसे पता चला? भाई ये तो मुझे नहीं पता कि 450 300 था, ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेकिन दोनों के बीच में 150 रुपए का डिफरेंस था 2019 में। ये ऊपर सवाल में दिया हुआ है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो टैक्स डेप्रिसिएशन से सर 150 मिलियन रुपए ज्यादा थी, ठीक है जी। मैंने एक रफ फिगर ले ली सर। फिर कितना आता है सर मेरे पास?
ये आता है मेरे पास सर 2550 कैरिंग अमाउंट। कब? कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस एट 31 दिसंबर 19 पे, ठीक है। ये कितना आ जाता है सर? 2200। फिर सर फिर मेरे पास डेप्रिसिएशन 2020 का, और जितना भी था, अगर ये 450 है तो ये 350 था, क्योंकि दोनों में 100 रुपए का फर्क था। सर ये हो गया 2100। सर ये हो गया मेरे पास 1850। इसको मैं नाम दे रहा हूं कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस एट 31 दिसंबर 2020। पक्का? अब या तो आप यही फिगर्स लेके डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लें, कोई फर्क, कोई मसला नहीं है सर। देखें मेरे पास पीपीई 31 दिसंबर 2019 पे मैं ये फिगर्स ले रहा हूं सर। कैरिंग अमाउंट 2550, टैक्स बेस 2200, ये ले लिया मैंने सर। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का सर? इन दोनों में डिफरेंस है 350 रुपए का। 30% का रेट है सर डेफर्ड टैक्स का, तो 350 अगर मैं 30% से मल्टीप्लाई करता हूं तो सर 105 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि कैरिंग अमाउंट एसेट का ज्यादा है, टैक्स बेस कम है। अच्छा, मैं करंट ईयर में आता हूं। पीपी सर कितना जी? 2020 के एंड में 2100 और 1850। बेटा पेपर में आप ऐसे रफ फिगर्स ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डिफरेंस सर मेरे पास डिफरेंस आता है जनाब अराउंड कोई 250 रुपए का, ठीक है जी। और इसमें मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स बनता है 75 रुपए का। देखिए मैं काम ये भी कर सकता था, मैं कहता जी मेरे पास कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है 500 रुपए से। कब? 2019 के स्टार्ट पे। लास्ट ईयर मेरे पास अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन ज्यादा था, टैक्स का डेप्रिसिएशन कम था, अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन 150 रुपए ज्यादा था। तो जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का 500 रुपए का डिफरेंस है, अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से सर ये डिफरेंस 350 रुपए का रह गया। क्लियर है? 500 रुपए कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी, तुमने टैक्स में जो भी डिडक्शन चार्ज किया, अकाउंटिंग में चार्ज किया 150 रुपए ज्यादा, तो अकाउंटिंग का कैरिंग अमाउंट 150 रुपए मजीद नीचे आ गया। ये गैप जो था तुम्हारे पास 500 का, ये मजीद नीचे आ गया। मैं डायरेक्ट इधर 350 रुपए रख सकता था, ये फिगर्स डालने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। और करंट ईयर में फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 100 मिलियन ज्यादा है, तो मैं कहता जी मेरे पास कैरिंग अमाउंट और तेजी से नीचे आई, और गैप जो कि 350 रुपए का था रिड्यूस हो गया 250 रुपए पे रह गया। आप ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है जी। आपने डमी फिगर्स ले ली तब भी आप जा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसा जी सर मेरे पास 100 रुपए का ऊपर डिडक्टेबल डिफरेंस आया है, जिससे 30 रुपए की डेफर्ड टैक्स इनकम आनी चाहिए। और अगर मैं नीचे भी देखूं तो मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 105 से रिड्यूस होकर 75 पे आ रही है, तो इसका मतलब है वाकई मेरे पास सर नेट डेफर्ड टैक्स इनकम ही बुक हुआ है, चाहे आप पीएनएल अप्रोच से जाओ, चाहे आप बैलेंस शीट अप्रोच से जाओ, ठीक है। डन है जी। दोबारा देख लें जी, डिफरेंस मेरे पास 500 रुपए का था 2019 के स्टार्ट पे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 150 रुपए ज्यादा थी, सर ये गैप और कम हो गया। सर टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और ज्यादा थी नेक्स्ट ईयर 100 रुपए पे, तो ये गैप और कम हो गया। तो ये गैप देखिए 250 इधर आ रहा है और 350 यहां आ रहा है, आप इस तरह भी लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जनाब, बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। सर हमने पीपी को ग्राउंड किया, हम आते हैं जी लायबिलिटीज पर। वो कहते हैं जी 31 दिसंबर 2020, देखो साल का एंड, बैलेंस ऑफ 100 मिलियन विच वर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years। टाइम बार्ड पेबल्स का बैलेंस 2020 दिसंबर के एंड पे 100 मिलियन रुपए पे जा चुका है। लास्ट ईयर 70 मिलियन पे था, लास्ट ईयर 70 मिलियन पे था। सर जैसे ही टाइम बार्ड पेबल बढ़ेंगे ये हमारी इनकम का पार्ट बन जाएंगे। इंक्रीज इन टाइम बार्ड पेबल्स कितना जी? 70 पे था, 100 पे आ गया, 30 रुपए से बढ़ गया। नीचे अकाउंट्स डाल सकते हैं सर आप, यहां पर आप कह सकते हैं जी टाइम बार्ड पेबल्स नेगेटिव। करंटली सर लास्ट ईयर 70 रुपए था, टैक्स बेस 0, टाइम बार्ड पेबल्स का टैक्स बेस 0 के जब पे करोगे तब एफबीआर अलाउ करेगा। डिफरेंस डिडक्टेबल डिफरेंस सर 30% के हिसाब से, 30% के हिसाब से कोई 21 रुपए का डेफर्ड टैक्स एसेट और इनकम। सर करंट ईयर में टाइम बार्ड पेबल्स 100 रुपीज तक जा चुका है,
टैक्स बेस अगेन 100, व्हेन वी विल पे इट सर हमें डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, डिफरेंस 100 रुपए का, सर डेफर टैक्स 30 रुपए का, डन। पक्का जी। ऊपर भी देखें तो सर मेरे पास 21 से 30 रुपए पे डेफर टैक्स इनकम आया है, तो 9 रुपए की डेफर टैक्स इनकम आई है। आप पीनल अप्रोच से भी चेक करते हो तो 9 रुपए की बन रही है। फिर जी लाइबिलिटीज का एक पार्ट खत्म, लाइबिलिटीज का दूसरा पार्ट, अनअर्न्ड कमीशन लाइबिलिटी 80 रुपए की है। सर 2019 में ये 15 रुपए की थी, लाइबिलिटी 15 रुपए से 80 पे चली गई है, अनअर्न्ड है। एफबीआर जैसे ही रिसीव होगा एफबीआर इनकम मान लेगा। इसका मतलब भैया ड्यूरिंग द पीरियड हमें सर को 65 रुपए की अमाउंट रिसीव हुई और एफबीआर ने उसको इमीडिएटली इनकम मान लिया, तो मैं क्या करूं सर, यहां जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जनाब unearned received, FBR is willing to tax it 65 रुपीज। सर unearned एक लाइबिलिटी है, ओपनिंग में 15 रुपए की अमाउंट थी, डिफरेंस 15 रुपए का था, डिडक्टेबल डिफरेंस लाइबिलिटी, ठीक है जी। जब हम इस इनकम को रिसीव करेंगे एफबीआर उस पर टैक्स नहीं लगाएगा। सर बेनिफिट मेरे पास मौजूद है, कितने का जी, सर 4.5 रुपए का। अब बताएं सर अनअर्न्ड साल के एंड पे अनअर्न्ड, सर 15 की जगह आप 80 रुपए, 80 रुपए मेरे बच्चों, टैक्स बेस 0, डिफरेंस 80 रुपए, सर 30% के हिसाब से 24 रुपए। भाई 4.5 रुपए से 24 रुपए पे आना, 19.5 रुपए की मजीद डेफर टैक्स इनकम बुक करना। आप चाहो तो पीएनएल अप्रोच से भी जाओ, 65 का 30% वुड भी 19.5 रुपए, डन। सर मैंने 3 चीजें निकाल ली हैं सर, डन है जी। चौथे पॉइंट पे मूव करते हैं सर, इंटरेस्ट अक्रूड यानी इंटरेस्ट रिसीवेबल 31 दिसंबर 2020 पे 40 मिलियन, लास्ट ईयर 30 मिलियन था। रिसीवेबल इंटरेस्ट रिसीवेबल लास्ट ईयर 30 था, अभी 40 है। सीधा सीधा जाओ, पहले तो यहां एसेट्स में इसको पोस्ट कर दो, इंटरेस्ट रिसीवेबल पहले 30 था, टैक्स बेस 0 है क्योंकि एफबीआर इसको कैश बेस पे टैक्स करता होगा। सर ऊपर लिखा हुआ भी है कैश बेस पे इसको एफबीआर टैक्स करता है। रिसीव इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस बट 20% पे, बट 20% पे। चलो जी, इसका मतलब है सर ये 30 रुपए जैसे ही रिसीव होंगे मुझे इस पे 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा 6 रुपए का। 2019 के एंड पे ये मामला था। 2020 के एंड पे इंटरेस्ट रिसीवेबल सर ये पहुंच गया कुछ 40 रुपए का, टैक्स बेस 0, सर 20% के हिसाब से 8 रुपए का अमाउंट, 2 रुपए से डेफर टैक्स लायबिलिटी डेफर टैक्स एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। सर ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, याद रखिएगा बेटा आपने इंटरेस्ट जो भी कमाया है उसका टैक्स रेट अलग है। आपने 55 रुपए की इंटरेस्ट इनकम अर्न की है, तो अगर मैं एक अकाउंट बना लूं सर, इंटरेस्ट रिसीवेबल ओपनिंग 30, क्लोजिंग 40, 55 रुपए की इनकम आई है। इसका मतलब है मुझे कैश रिसीव हुआ है कितने का, 45 रुपए का। भैया इस पे मुझे टैक्स पे करना है करंट टैक्स, लेकिन रिड्यूस रेट से 9 रुपए का टैक्स पे करना है। एंड पे आके ऐड करूंगा इसको। ये जो इनकम आपने पीएनएल में डाली है ये आपको हटानी पड़ेगी। इसकी जगह रिसीव्ड अमाउंट 20% टैक्स रेट पे जाएगा, उसको एंड में ऐड कर देंगे। तो एक काम करो, पहले तो इंटरेस्ट इनकम यहां से हटा दो, पूरे 55 रुपए, बाद में 45 रुपए ऐड करेंगे, ठीक है जी। एंड पे आके उस पर हम 20% का टैक्स रेट ले लेंगे, डन। अच्छा नीचे मैंने डेफर टैक्स भी किस रेट से बुक किया, 20% से। किस रेट से, 20% रेट। ऐसे यहां मैंने लिख भी दिया आसानी के लिए, पक्का जी। चले जी, बस याद रखना कि एंड में मैंने 20 रुपीज जो करंट टैक्स है उसमें 9 रुपए ऐड करने हैं। फिर जी ये मैंने इंटरेस्ट रिसीवेबल भी नॉक कर दिया सर। बस सर मेरे पास 2 से 3 चीजें रह गई है बस। एक्सपेंसेस इंक्लूड डोनेशन 50 मिलियन, 50 मिलियन का डोनेशन है एक्सपेंसेस में। डोनेशन इज अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज एट 200% ऑफ एक्चुअल अमाउंट। उस पर तो कोई डेफर टैक्स का मसला नहीं है।
आपके इस प्रॉफिट से एक दफा डोनेशन माइनस हुआ है, एफबीआर कह रहा है मेरी तरफ से दोबारा माइनस कर दो, मैं आपको डबल डिडक्शन दे रहा हूं। अब देखिए ये एक परमानेंट डिफरेंस है, डोनेशन एक और दफा माइनस, एक और दफा 50, मैंने इसको मार्क कर दिया, लिख दिया इस पे परमानेंट डिफरेंस, इस पे भी लिख रहा हूं परमानेंट डिफरेंस, क्योंकि रेट की वजह से ये 20% पे टैक्स हो रहा है, जबकि हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट पे हम आखिर में टैक्स लेते हैं कितना जी, 30%। तो इन दोनों से रिकंसिलेशन की अमाउंट्स आएंगी, ठीक है। 50 रुपए एफबीआर ने 2 दफा अलाउ किए, अकाउंटिंग प्रॉफिट में से एक दफा माइनस हुआ, एक दफा और मैंने माइनस कर दिया, इसका डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट कुछ नहीं है। टिक करें जनाब, ये वाला सॉरी। अब हम पढ़ रहे हैं जनाब, एल रिकॉर्डेड एन एक्सपेंस ऑफ 35 मिलियन लास्ट ईयर नील टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू एनआरवी। और भाई एनआरवी का लॉस टैक्स वाला अलाउ नहीं करता सर, दिस इज अ प्रोविजन, दिस इज अ प्रोविजन, प्रोविजनल लॉस कितना जी, 35 रुपए, दिस इज नॉट अलाउड एज पर टैक्स अथॉरिटीज। सर हम नीचे एक प्रोविजन का हिसाब करते हैं सर, सिर्फ हमारे पास ये करंट ईयर में आएगा बस, प्रोविजन फॉर एनआरवी लॉसेस, ऐसा कितना जी, 35 रुपए का अमाउंट, टैक्स बेस 0, 35 रुपए का अमाउंट, नॉर्मल टैक्स रेट 30%, 10.5 डेफर्ड टैक्स इनकम, पक्का। प्रोविजन, चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर एनआरवी लॉसेज हो, उसको वही ट्रीटमेंट करना जो आप प्रोविजन फॉर वारंटी या लायबिलिटीज के करते हैं, ठीक है जी। डन हो गया जी। आखिरी चीज सर, लास्ट, मैं इसको पढ़ रहा हूं सर, अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। ये कह रहे जी, एल एक्वायर्ड 5% इक्विटी इन पामोलिव लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 425 मिलियन। हमने क्या एंट्री पास की होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से जी, 425 रुपए से। 1 अगस्त को हमने इसको डाल दिया एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। 31 दिसंबर पे इस पे 65 मिलियन का गेन आया, तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट डेबिट 65 से, ओसीआई क्रेडिट कितने से। इसका मतलब है भाई ये जो 65 मिलियन का गेन है, ये जो 65 मिलियन का गेन है, ये पीएनएल में तो गिरा ही नहीं है, तो इस पर डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना चाहिए, अलग से बुक होना चाहिए इसका डेफर्ड टैक्स, और इसका इंपैक्ट जाना चाहिए ओसीआई पे, तो पीएनएल में तो आएगा ही नहीं। तो मैं सर यहां पर कोई एडजस्टमेंट कर नहीं रहा करंट टैक्स के लिए, यहां कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं एक अलबत्ता काम जरूर कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं भैया मेरे पास अलग से इन्वेस्टमेंट मैंने ली थी 425 रुपए की, ठीक है जी, अब उसकी वैल्यू 65 रुपए बढ़ गई है, तो 490, टैक्स बेस अभी भी 425 है, अनरियलाइज गेन का बियर नहीं मानता, 65 रुपीज का टैक्सेबल डिफरेंस आया है, ये ओसीआई में जा रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 30% से, तो सर मेरे पास 65 का 30% वुड भी 19.5। Now this 19.5 of deferred tax liability will be parked in the other comprehensive income. Done? सर ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं ली। अब अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई मेरे पास और तो कुछ नहीं रहता ना सर, तो एक काम करते हैं, करीब ले आता हूं इसके, चलिए 1270 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 65 प्लस 35 माइनस 55 माइनस 50, ये मेरे पास आता है सर 1395। दिस इज टैक्सेबल इनकम एट स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है जी। प्यारे बच्चों क्या आप मुझे इस पे करंट टैक्स कैलकुलेट करके दोगे, करंट टैक्स एक्सपेंस एट द रेट स्टैंडर्ड रेट ऑफ 30%, 1395 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये मेरे पास आता है 418.5। फिर करंट टैक्स एक्सपेंस एट रिड्यूस्ड रेट, हाँ भाई 45 रुपए की इंटरेस्ट इनकम रिसीव की है, हाँ इस पर 20% कितना बनता है, 9 रुपए। तो भैया मेरे पास करंट टैक्स का अमाउंट बना कितना, 427.5, ठीक है जी।
अब आए जरा डेफर टैक्स पे। सर मेरे पास ओपनिंग डेफर टैक्स 105 माइनस 21 की इनकम, 4.5 का इनकम और एसेट, और फिर 6 रुपए की लायबिलिटी, ये मेरे पास बनता है सर 85.5। सर बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी एट 31 दिसंबर 2019। डन। सर पहले इसको ऐड कर लें, 75 माइनस 30 माइनस 24 प्लस 8 माइनस 10.5। सर ये आ रहा है 18.5 बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी एट 31 दिसंबर 2020। ये लेकिन सिर्फ वो हिट्स हैं जो जो पीएनएल से पर्टेन करती हैं, 19.5 और इसमें ऐड कर दें, ये आ जाता है जी 38 रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब एक काम करते हैं, मैं एक अकाउंट बनाता हूं सर। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस लास्ट 85.5, ठीक है जी। फिर ओसीआई में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी गई है कितनी, 19.5। क्लोजिंग बैलेंस मुझे चाहिए कितना जी, 38। तो सर मेरे पास 85.5 प्लस 19.5 माइनस 38। सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स इनकम जो पीएनएल से रिवर्स हुई है, क्रिएट हुआ है डेफर्ड टैक्स इनकम 67 का। अब बताया मैं रिकंसिलेशन बनाने जा रहा हूं सर, ठीक है जी। सर मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, सर 1270 रुपए का मेरे पास इनकम थी, 30% का रेट, 1270 इंटू 30 381। इसके अंदर से डोनेशन एक दफा माइनस हुआ है, एफबीआर ने 2 दफा माइनस कराया। डोनेशन टैक्स इंपैक्ट सर 50 रुपए का डोनेशन है, एक और दफा एफबीआर ने माइनस करवा दिया, तो सर मैं 30% निकाल लूं कितना, 15 रुपए बनता है। फिर इसके अलावा एक इंटरेस्ट इनकम थी जो 20% पे टैक्स हुई, 55 रुपए की इंटरेस्ट इनकम थी सर, उस पे 55 रुपए पे 30% का टैक्स यहां शामिल है। तो इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स इंपैक्ट है 55 रुपए की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 20% नीचे चार्ज हुआ है, तो मैं 10% का अमाउंट हटा रहा हूं। देखिए यहां 30% शामिल है, 1270 में इंटरेस्ट इनकम 55 रुपए की शामिल है, उस पर 30% का टैक्स इसमें शामिल है। नीचे करंट टैक्स उस पर बुक हो रहा है 20% से, डेबिट टैक्स भी 20% से बुक हो रहा है, तो सर ये ऊपर गलत हो जाएगा, ये मैं 5.5 हटा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास ये बनता है सर 381 माइनस 15 माइनस 5.5, सर दिस वुड बी 360.5, ठीक है जी। अब बनाए सर, मैं कह रहा हूं मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या क्या सर, इसमें करंट टैक्स एक्सपेंस टोटल, डेफर्ड टैक्स इनकम, ये मेरे पास ऊपर आ रही है सर 427.5 और 67। सर दिस इज 360.5। सर आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा सर, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है वर्किंग समेत। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।